गुड मॉर्निंग भैया बहनों, मैं प्रियम सर। आज आपकी क्लास में न्यू यूनिट स्टार्ट हो रही है, नई इकाई स्टार्ट हो रही है। उस इकाई का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भैया बहनों, अभी तक आपने पिछली जो भी क्लासेस आपकी थी उसमें आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो चार्जेस होते हैं वो मूवमेंट में आ गए ना, चार्जेस मूव करने लगे हैं एक जगह से दूसरी जगह में। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसमें गति आ गई है। तो हमें यहाँ पर पढ़ना ये है कि अगर कोई विद्युत धारा, किसी परिपथ में अगर कोई विद्युत धारा बह रही है तो उसकी वजह से क्या हमारे पास आसपास कोई चुंबकीय गुण मिल जाते हैं, कोई चुंबकीय प्रभाव बन जाता है या कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है क्या। तो इसके बारे में आपको इस इकाई में पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा था वो दूसरा रूप था, अब आप जो पढ़ोगे वो मैग्नेट से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा अध्ययन करोगे। तो ये हो गया आपका यूनिट के बारे में, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसके अंतर्गत जो पहला लेसन आपका आ रहा है वो है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिमान आवेश का मतलब मैंने जैसे बताया आपको कि गतिमान आवेश का मतलब केवल वही है कि अगर चार्जेस किसी चालक पदार्थ में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि आवेश गतिमान है ना। और चुंबकीय क्षेत्र तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन जो भी इसके अंतर्गत टॉपिक्स आते हैं। तो पहला आता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। क्षेत्र से पता चल रहा है कि कोई एक एरिया की बात कर रहा है, एक ऐसी जगह की बात कर रहा है जहाँ पे किसी चीज़ का प्रभाव है। जैसे कक्षा 9 में हमने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा है, गुरुत्व के बारे में पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र हमने अभी इसी आपके शुरुआत के चैप्टर्स में पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उसका विद्युत प्रभाव हो, जहाँ पे कोई चार्ज एक बल का अनुभव करता है, विद्युत बल का। तो उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि कोई हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई ये चुंबक है, इसके दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो अब अगर ये चुंबक है तो इसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र होगा। इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम किसी प्रकार की कोई चुंबकीय सुई, हम चुंबकीय सुई इसलिए क्योंकि उससे हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं समझने में, क्योंकि उसमें भी दो ध्रुव बनाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ, जैसे आपके चुंबक में होता है नॉर्थ और साउथ। कक्षा 10 में भी आपने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि इस चुंबक के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम अगर कोई चुंबकीय सुई रख देते हैं तो वह चुंबकीय सुई, जो उसके अंदर जो सुई होती है, जो मैग्नेटिक नीडल होता है, वो घूमती है। तो अगर वो घूम रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उस चुंबकीय सुई पर इस चुंबक के प्रभाव का असर दिख रहा है। इसका मतलब वो चुंबकीय सुई घूमेगी, फिर वो वापस ऐसे आएगी, है ना। मतलब अगर उसकी सुई को घूम रही है, इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय सुई पर क्या लग रहा है, एक बल आरोपित हो रहा है। अब चूंकि वो घूमती है, उसके अंदर रोटेशन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण आरोपित हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा क्या होगी, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने एक दंड चुंबक बना रखा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ से जो ये रेखाएं कैसे पता चलती हैं हमको, तो इसका एक प्रैक्टिकल होता है कि हम चुंबकीय सुई को किसी चुंबक के पास करीब लेके जाएंगे तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरेगी। तो हम उसके निश्चित दिशा में ठहरती है तो हम उसके ब्लॉक बनाते हैं, फिर दूसरी जगह उसको ले जाते हैं तो वहाँ ब्लॉक बनाते हैं। ऐसे करके हम इधर शुरू करते हुए घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर ये क्या करते हैं, हम इस ब्लॉक को, जो रेखाओं को हम आपस में मिला देते हैं, एक वक्राकार रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से ये इन वक्राकार रेखाओं को, जो कि काल्पनिक होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है चुंबकीय क्षेत्र का, और डिटेल अभी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि किसकी कंडीशन आती है। हर कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी होती है। तो अब आता है छोटा सा प्रयोग है, वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने किया था, ऑर्स्टेड का प्रयोग, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने क्या बताया है उसको भी आप समझ लीजिए। ये कहते हैं कि अगर मेरे पास ये कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने बताया कि अगर ये मेरे पास कोई चालक पदार्थ है, अगर मैं इस चालक पदार्थ को किसी बैटरी से जोड़ देता हूँ, तो अगर
सर्किट ठीक ठाक है, सर्किट सही है, तो करंट का कंडक्शन अगर होता है, मतलब अगर चालक पदार्थ में करंट अगर बहने लगती है और अगर इस चालक पदार्थ के पास भी हम किसी प्रकार से चुंबकीय सुई को लेकर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि चुंबकीय सुई घूमने लगती है। अगर चुंबकीय सुई घूमने लगती है तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है इससे कि ये जो चालक पदार्थ है ये कैसा हो गया, ये चुंबक जैसा व्यवहार करने लगा। तो ऑर्स्टेड का जो सीधा एक्सपेरिमेंट था वो यही है। जैसे ये मान लीजिए कोई ये AB चालक पदार्थ है, अब आपने क्या किया, इसको किसी बैटरी से आपने कनेक्ट किया और उसके बाद उसमें आपने की लगा दी। जरूरी नहीं है कि ये वाली की हो, की किसी प्रकार की होती है, स्विच बहुत तरीके के आते हैं। ये है, अगर इसमें करंट का कंडक्शन हो रहा है तो अगर आपने कोई चुंबकीय सुई, मान लीजिए कोई चुंबकीय सुई है, जैसे ये, अगर शुरुआत में क्या है कि अगर आपने इस परिपथ को कंप्लीट नहीं किया है, मतलब कि अगर आपने जो बटन है, बटन को स्विच ऑफ कर दिया है, किसी प्रकार से उसमें किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, मतलब कि बटन स्विच ऑफ है, तो परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तब आप चुंबकीय सुई को लेके आओगे तो चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन इसके बाद क्या किया इन्होंने, इसके बाद इन्होंने क्या देखा कि आपने जैसे ही स्विच को, अगर आप इसको ऐसे देखना चाहें तो आप इसको ये ऐसे कर दीजिए, ये के हो गया, यहाँ वाला आप हटा के इसको आप ओपन कर दीजिए कीज को। अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया है प्लस माइनस A और B, तो परिपथ में जब करंट बहने लगी तो क्या देख रहे हैं आप, जो चुंबकीय सुई थी उसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ, मान लीजिए कि कुछ वो समथिंग लाइक ऐसी हो जाती है। ये अगर ये ऐसे है, ये ऐसे, मतलब ये चुंबकीय सुई की दिशा बदल कुछ ऐसी हो जाती है। फिर उन्होंने क्या किया, इसको फिर से हटाया, स्विच को स्विच ऑफ किया, जब स्विच ऑफ किया तो ये फिर वैसे ही हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने पोलैरिटी बदल दी। पोलैरिटी बदलने का मतलब ये हुआ कि इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया और की को फिर से आपस में कनेक्ट कर दिया। जब कनेक्ट किया तब इन्होंने क्या देखा कि ये चालक पदार्थ AB है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो जो करंट कंडक्शन उल्टे डायरेक्शन में होने लगा। तो इन्होंने ये देखा कि जो सुई अब ऐसे घूम रही थी वो सुई कुछ ऐसे घूमने लगी, ये लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। तो जो पहले न्यूट्रल थी वो एक साइड गई, बाद में ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। तो ऑर्स्टेड ने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर किसी चालक पदार्थ में हम करंट का प्रवाह कर देते हैं, मतलब अगर चार्जेस मूव करने लगता है, परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है, तो अगर हम कोई चुंबकीय सुई लेकर आते हैं तो उसमें विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है, मतलब विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। इससे उन्होंने ये बताया था कि ये जो चालक पदार्थ है ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो किसी प्रकार से अगर कभी कभी पूछा जाता है कि किसी चालक पदार्थ में चुंबकीय गुण का निष्कर्ष किसके द्वारा प्राप्त किया गया है, तो आप सीधा सा आंसर बताएंगे कि वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने ही जो है इसको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद फिर वैज्ञानिक बहुत सारे आए, उन्होंने रिसर्च करके बहुत सी नई नई चीज़ों को बताया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ, अब यहाँ पे अगर चालक पदार्थ है तो इस पर एक चुंबकीय सुई पर एक बल आरोपित कर रहा है, इसका मतलब ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर यह चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अब उस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको एक्सप्लेन किया था वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने। तो वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने जो भी एक्सप्लेन किया है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने बताया था किसी चालक पदार्थ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, इसमें मैंने बताया था भी आपको कि कोई चालक पदार्थ है, अगर उसमें करंट फ्लो होती है तो उसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। इसका मतलब उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि कोई चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, इसको बताया था वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने। ठीक है, तो उसका एक फार्मूला बनाया था वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने मिलकर। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे। तो इस हेडिंग को हम दो तरीके से जानते हैं, एक तो नाम से बायो सेवर्ट नियम और दूसरा कहते हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, बड़ा सा चालक पदार्थ, अगर हम इसको PQ कह देते हैं, कोई PQ चालक पदार्थ है। ठीक है, ये PQ चालक पदार्थ हो गया। इसके
चालक पदार्थ में क्या हो रहा है, करंट को हम बता रहे हैं कि सर्किट से करंट, हम इसको करंट फ्लो करा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये धारावाही चालक में अब करंट अगर जा रही है तो इसका मतलब इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू, चूंकि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो हम किसी भी बिंदु पर, यहाँ पे किसी भी बिंदु पर हम अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहें तो वो बायो-सेवर्ट के नियम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि ये अगर आपका PQ मान लीजिए, या बहुत बड़ी चालक पदार्थ है, या PQ लंबाई का कोई आपके पास धारावाही चालक है। धारावाही चालक होने मतलब है कि चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है। धारावाही शब्द का मतलब होता है कि धारा का प्रवाह बना हुआ है। तो अब इस चालक पदार्थ का हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया। छोटा टुकड़ा लेने का मतलब ये हुआ कि हम इसका ये वाला भाग ले रहे हैं, ये वाला पोर्शन ले रहे हैं डेल्टा एल लंबाई का, स्मॉल अमाउंट, लघु अवयव कितना है, डेल्टा एल। इस डेल्टा एल लंबाई को अगर हम ध्यान दें तो डेल्टा एल लंबाई, क्योंकि ये इसमें करंट तो बही रहा है, आई करंट जा रही है, तो इस डेल्टा एल लंबाई के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मान लेते हैं वो डेल्टा, इसके लिए डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, स्मॉल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। पूरे के लिए हम जब टोटल निकालेंगे तो योग कर देते हैं, सम कर देते हैं, लेकिन डेल्टा एल के लिए मान लेते हैं डेल्टा बी। तो हमने एक ऐसा बिंदु पी लिया है जो लघु अवयव उससे स्मॉल आर दूरी पर, जो क्या कर रहा है, चालक के साथ थीटा कोण बना रहा है। चाहते तो 90 डिग्री ले सकते थे, इसको पी को ऊपर भी कर सकते हैं, पी को नीचे भी कर सकते हैं, हम अपने स्वेच्छा से बदल सकते हैं। हमने क्या किया, थीटा एंगल पे ले लिया कि थीटा एंगल पे वो बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो भी वैद्युत क्षेत्र है उसका मान ज्ञात करना है। तो वैज्ञानिक ने इस पर जो निष्कर्ष जो निकाला उसमें उन्होंने ये बताया था कि इस सूक्ष्म अवयव के लिए जो डेल्टा बी आएगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। पहला, डेल्टा बी जो है चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये जो चालक में बहने वाली धारा है उसके समानुपाती होता है। दूसरा, जो अनंत सूक्ष्म लंबाई है उसके समानुपाती होता है। थर्ड पॉइंट है, ये जो एंगल बनाया आपने, इस एंगल की जो ज्या होती है, साइन, उसके भी समानुपाती होगा। ये आगे जाके इसको प्रूव भी किया जाएगा। तो ये जो डेल्टा भी है वो इस थीटा के साइन के समानुपाती होगा। और लास्ट में ये जो डिस्टेंस है इस सूक्ष्म अवयव से लेकर ये बिंदु पी के बीच की जो दूरी है स्मॉल आर, इसके वर्ग के वित्त क्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस प्रकार से इसमें वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने 4 निष्कर्ष निकाले थे कि अगर हम कोई धारावाही चालक ले लेते हैं, उसमें करंट अगर हमने आई प्रवाहित कर रखी है, तो उसका अगर हम सूक्ष्म खंड लेंगे, उस सूक्ष्म खंड के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का जो विमान होगा वो इन बातों पर निर्भर करेगा। अब इनको हम अगर कंबाइन कर देते हैं तो क्या मिलेगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू, समानुपाती करिए, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। अब अगर आप इस समानुपाती नियतांक हटाना चाहें तो इसके बदले में आपको कुछ रखना पड़ेगा। तो वो ये आया, प्रयोगों द्वारा जो हम लोग लिखते हैं, μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। ये आया आपका एक फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम। अब इसमें μ0 क्या है, ये μ0 कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, जैसे वहां पे था निर्वात की सॉरी निर्वात की विद्युतशीलता नहीं, निर्वात की चुंबकशीलता। विद्युत क्षेत्र में हमने पढ़ा था निर्वात की विद्युतशीलता, यहां पे होएगा निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, परमिटिविटी, वहां परमिबिलिटी था, यहाँ पे परमिटिविटी। अब इसका मान कितना होता है, 4 पाई गुणे 10⁻⁷। अब यहाँ पे जो भी फार्मूला यूनिट बनेगा, यूनिट बदल जाएगा, आप यूनिट यहां से निकाल सकते हैं। आप चाहो तो यहां से निकालिए, इसकी यूनिट आ जाएगी, डेल्टा बी की होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया तो ये खत्म हो गया, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ये हो जाएगा वेबर प्रति एम्पियर
मीटर। ठीक है, तो ये हो गया म्यू जीरो की वैल्यू, वेबर प्रति एम्पियर मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर भी, मतलब वो आप कोई एक ले लीजिए। इसके 2-3 फार्मूला होते हैं डेल्टा बी के। जैसे डेल्टा बी का आपने मात्रक बदला वैसे ही म्यू जीरो का मात्रक चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने कक्षा 10 में पढ़ा था इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी पढ़ा था। तो उस प्रकार से आपका अगर आप न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लगाओगे तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर, ऐसे करके कुछ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब ये हो गया आपका पूरा बायोसेवर्ट का नियम। जैसे आपने विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में कूलाम का नियम पढ़ा था, ठीक उसी पैटर्न पे ये आया आपका बायोसेवर्ट का नियम। अब इस बायोसेवर्ट के नियम में आपको मिला है म्यू नॉट। अब आप यहां पे चाहे तो विमा निकाल सकते हैं, चुंबकशीलता की विमा कितनी आएगी। अब ये आपका काम है निकालने का, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको बुक से देख लीजिएगा कैसे इसको निकाला जाता है। निकालने का तरीका आपको मैंने पहले बता रखा है। अब आपका जो इसके बाद का जो इसके टॉपिक आता है वो है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध, रिलेशन बिटवीन निर्वात की चुंबकशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता, रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए, चूंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू आया 10 की पावर -7, जो भी फार्मूला आया था अभी, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, और हमें ये भी मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है, 9 × 10⁹ यही होता है ना। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना, ये होता है। तो अब जरा इसको सॉल्व करिए। इसको अगर आप 1 कर दीजिए, इसको आप 2 कर दीजिए। जरा 2 में 1 से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 में अगर आपने भाग दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इधर क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ 9 10⁻⁻7। ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 म्यू 0 इज इक्वल टू 9 × 10⁻16। देखिए 7 माइनस में है तो ऊपर जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। ये कट गया, 1/एप्सिलॉन 0 म्यू 0 इक्वल टू आया 9 × 10⁻16। इसी को लिख सकते हैं आप 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसी को घुमा दीजिए, बदल दीजिए, ये आया 3 × 10⁸ का स्क्वायर। अब 3 × 10⁸ क्या होता है, 3 × 10⁸ क्या होता है, वेलोसिटी, जिसको हम लोग सी भी बोलते हैं। सी का स्क्वायर आया 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो सी आया 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि जो निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता दोनों का जो रिलेशन है वो इस प्रकार से बदलता है। और सी क्या है, प्रकाश का वेग, जहां सी इज इक्वल टू प्रकाश का वेग है। ठीक है, अब इसको आप अगर चाहे तो यूनिट से भी वेरीफाई कर सकते हो। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आपने भाग दिया, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये सॉल्व होकर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं किया है, ये अब आप कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 के बीच में एक संबंध प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे आपको बताया जाएगा कि बायोसेवर्ट का जो है नियम का उपयोग हमको कैसे करना है। भैया बहनों, अब आपको इसमें ये बताया जाएगा, जैसे आपने चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकाली। चुंबकीय क्षेत्र अगर एक सदिश राशि है, ये हम जानते हैं, ठीक है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा होनी चाहिए। तो दिशा कैसे चुंबकीय क्षेत्र की ज्ञात होती है, इसके लिए 2 आपको नियम बताए जा रहे हैं। इन दोनों के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर जहाँ जहाँ जैसे ज़रूरत होगी वैसे आपको उसका प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करनी है। तो जैसे पहला है दाएं हाथ की हथेली का नियम।
राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड आपका है, ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखिए, इसमें करना क्या है, आप अपना ये जो हाथ है आप इसको ऐसे करिए बिल्कुल, ठीक है। ऐसे करके आप इसको ऐसे रख लीजिए, क्लियर। आप ऐसे भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये हम समझाने के लिए है कि हम बता रहे हैं कि ये ऐसे हमने किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मैंने किया। अब इस अगर मैंने अपनी चारों उंगलियों को इस प्रकार से और अंगूठा इस प्रकार से मैंने एडजस्ट कर रखा है, अगर मैंने इसको ऐसा किया है, तो जो अंगूठा है, ये जो मेरा थंब है, ये अगर जो भी चालक पदार्थ है अगर उसमें करंट की डायरेक्शन को बताता है, ये अंगूठा क्या बता रहा है, धारा की दिशा को। और ये जो मेरी चार उंगलियां हैं, इसकी दिशा किस चीज़ की है, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अंगूठा क्या बता रहा है, धारा की दिशा, और ये उंगलियां क्या बता रही हैं, उस बिंदु की बात कर रही है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये जो आपका ये जो पूरा हथेली का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो धक्का लगाने वाला ऊपर वाला दिशा है, ये दिशा बताएगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्लियर हुआ। अगर ये अंगूठा देखिए, अगर आप इसको समझना चाहें, अंगूठा अगर करंट को बता रहा है, ये उस बिंदु को बता रहा है जहां पर आपको वैल्यू निकालनी क्षेत्र की, तो जो ये बाहर वाला जो पोर्शन है, ये जो धक्का मारने वाला है, ये मतलब ये वाला, ये बताएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला नियम। अब दूसरा है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम। मैक्सवेल्स का स्क्रू ला है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक पेचकस है, स्क्रू, आप अगर किसी चीज को कसते हैं तो आप ऐसे पकड़ते हो, ये लाइक दिस, देखिए ऐसे पकड़ते हैं आप। अब इसमें कहता क्या है, यदि आप स्क्रू को राइट हैंड में पकड़ के घुमाना शुरू करें, ऐसे घुमाना शुरू करें, जब आप घुमाएंगे तो हम देखते क्या, स्क्रू का जो नोक होता है वो आगे की ओर भागता है, ऐसा हमको आभास होता है। तो कह रहा है कि अगर ये जो स्क्रू की नोक है, अगर ये करंट की डायरेक्शन को बताता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है, तो ये जो अंगूठा है, घुमाने पे अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, अगर ऐसे आप घुमा रहे हो तो जिस दिशा में अंगूठा घूमेगा वह दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिए, आप इसको अपने से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर जहाँ पे इसमें न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरेटिकल और आगे जो इसका अनुप्रयोग होगा, वहाँ पे इसका उपयोग होगा। जब उपयोग होगा तो मैं आपको और उसके डिटेल में बताऊंगा। तो ये दो नियम आपको पढ़ने हैं, ठीक। थैंक यू।